तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो मैटर है वो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसके बारे में हमें कंप्लीट डिस्कशन करना है। समझ गए ना? तो देखो बच्चों, अगर हमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बतानी है तो हमें जो फैक्टर्स ध्यान रखने हैं, और ये फैक्टर्स होंगे, पहला तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर हमें कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखा है तो उसको देख के हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, है? दूसरा होता है यहाँ पर जो होगा नेचर ऑफ लिगैंड या स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। लिगैंड कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है, उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी आती है। तीसरा जो आएगा और वो है मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2 +3। इसके अलावा कीलेट इफेक्ट, जो लिगैंड जुड़ रहे हैं अगर वो कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उन पर भी डिपेंड करती है। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें यहाँ पर अच्छी तरह से डिस्कस करना है, ताकि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आगे आता है तो आपसे बहुत इजी क्या हो जाए, बन जाएगा। समझ गए ना? तो फिर स्टार्ट करते हैं, एक एक फैक्टर को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है जो हमें स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन कर दूं स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि फॉलोइंग, यहाँ पर मैं मेनली जो है किस स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स थर्मली कितना स्टेबल है इसके बारे में। तो हम इनके जो फैक्टर्स हैं कि फॉलोइंग फैक्टर्स और डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कौन कौन से हमें ये फैक्टर्स देखने हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स जो होता है उनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या? स्टेबिलिटी कांस्टेंट, KS। तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज स्टेप वाइज रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम अटेन बिटवीन लिगैंड एंड मेटल एटम। मतलब यहाँ पर ये बता दूं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, ये जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज स्टेप वाइज प्रोसेस एंड equilibrium attain, ठीक है, या established ये जो ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम है वो उनके बीच में रहता है। देखो कैसे, जैसे ये है M प्लस ये है L, है ना? तो ये बन गया ML। मान लो KS, यहाँ पर यह हम ये कहें कि ये हो गया KS1। ठीक है, फिर क्या होगा, M प्लस ML प्लस L फिर जुड़ा, अब बन गया ML2। मान लो ये है KS2 स्टेबिलिटी, है ना? ठीक इसी तरह से ML हम यहाँ N-1 कर रहे हैं बच्चों।
और फिर यहाँ L जुड़ जाए तो ये बन जाएगा MLN, और मान लो ये है KN, और एक ही स्टेप में मैं बना दूं यहाँ पर M प्लस NL गिव्स MLN, और इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है मान लो Bn। तो ध्यान रखें Bn अपन ने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये जो होंगे ना इनको बोला जाएगा क्या बच्चों, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना, और ये कहलाता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं Bn इक्वल टू क्या बच्चों, KS1 KS2 KS3 डैश 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 Kn तक है। बात समझ गए कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कोई एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो कई स्टेप में चलती है और हर स्टेप में स्टेब्लिश रहता है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड। बल्कि यहाँ पर लिख दें हम कि इक्विलिब्रियम अटेन्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये तो यहाँ पर अगर आपको स्टेबिलिटी बतानी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बीटा एन। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखो ये वैल्यू तब ज्यादा आती है बच्चों जब कॉम्प्लेक्स में ये वाला फॉरवर्ड ज्यादा चले और बैकवर्ड कम चले, तभी तो केएस या केएन या बीटा एन बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें कई कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स है Cu, है ना, NH3 होल 4 2+, और मान लो इसका बीटा एन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4.5 × 10⁻11। ठीक इसी तरह से यहाँ है Ag NH3 का होल ट्वाइस 1+, और बीटा एन दे रखा है 1.6 × 10⁻7। ठीक है, ये पहला कॉम्प्लेक्स हो गया, मान लो ये दूसरा है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स है FeCN होल 6 3-, और बीटा एन दे रखा है 7.69 × 10⁻43 प्लस में है, सॉरी। और चौथा है ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स FeCN होल 6 4-, और बीटा एन है हमारे पास 1.6 × 1.8 × 10⁻6। तो अब मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ, दूसरे नंबर पे दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है सेकंड। तो हम इस तरह से कह सकते हैं ना कि स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से ये जो आपको लिखे गए हैं कॉम्प्लेक्स, तो आप इनकी वैल्यू नहीं रखनी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहाँ बीटा एन ज़्यादा वहाँ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ थर्ड, फिर आ जाएगा क्या बच्चों फर्स्ट, फिर आ जाएगा हमारा क्या सेकेंड, और फिर क्या आ जाएगा फोर्थ। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। बात क्लियर है? तो अगर हम इस तरह से स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखे हैं तो हम इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और एक और बता दूं, इसी में कई बार ऐसा भी दे रखा होता है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखा है तो ये जो होगा KIS, तो ये होता है, ध्यान रखें, KIS इनवर्सली या कहें इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा KS। ये ठीक है, तो यहां पर अगर पूछा जाए कि डिकम्पोजिशन रेट, और ठीक है तो देखो डिकम्पोजिशन रेट अगर कॉम्प्लेक्स का पूछा गया है, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो द इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा कि
KIS। और अगर स्टेबिलिटी पूछी गई है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल KIS अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, समझ गए ना। तो इस तरह से अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स के इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखे हैं तो हमें उसकी डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा हो। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स जैसे लिखा है आपके पास कि मैंने लिख दिया ये है CO, ठीक है, NH3 होल 6 3+, इसका KIS, ठीक है, मान लो 10 की पावर -6 है, और एक COH2O होल 6 3+, उसका KIS जो है वो है 10 की पावर -3। तो आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स ले लें, ये दूसरा है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरा और उससे कम होगा पहला। और अगर मैं कहूँ डिकम्पोजिशन रेट क्या है, KIS, सॉरी यहाँ पर क्या 9 कर देंगे, है ना, इस तरह से। तो KIS अगर कम है तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। और डिकम्पोजिशन रेट अगर पूछा जाए, ठीक है, डिकम्पोजिशन रेट क्या होगा, तो पहला सबसे ज़्यादा डिकम्पोज हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, इस तरह से। बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको जो है इंस्टेबिलिटी, डिकम्पोजिशन रेट ये बता सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक न्यूमेरिकल इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जैसे लिखा है Ag प्लस प्लस Cn माइनस और बना AgCn, ठीक है, कि S1 जो है वो है 10 की पावर 3, फिर बना AgCn से फिर साइनाइडाइन मिला, ठीक है, और बन गया AgCn का होल ट्वाइस 1 माइनस, और KS2 है 10 की पावर 2, और आपको लिखा है Ag प्लस प्लस 2Cn माइनस के AgCn होल ट्वाइस 1 माइनस। तो आपसे पूछा जाए कि बीटा n कितना होगा, है ना, तो ये कितना होगा, तो तुरंत आपको क्या कर देना है कि बीटा n इक्वल टू KS1 इंटू KS2, ये तो हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, तो टोटल हो गया 10 की पावर 5। तो ये हो गया इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यहाँ तक बात समझ गए। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का पहला फैक्टर हमने लिया और वो था हमारा क्या, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इससे रिलेटेड मैंने हर तरह का क्वेश्चन बता दिया जो आज तक अभी तक पूछे गए, है ना। अब दूसरे फैक्टर में दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो ये तो अभी अपने कॉम्प्लेक्स में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखा है। अभी आपको मैंने बताया है कि जो स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, स्ट्रेंथ ध्यान रखना है। और इस तरह से तो यहाँ पर आ जाए स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स, या और CFSE निगेटिव है। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स फॉर्म more thermal stable complex than, ठीक है, weak ligands। कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड एक कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन वीक लिगैंड, जैसे K3 Fe F5 सॉरी 6, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि K3 Fe F6 है और एक K3 Fe Cn होल 6 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीधी सी बात है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ती जाएगी, है ना।
क्योंकि ज़्यादा CFS रिलीज होगी तो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे थर्मली। ओके, तीसरा है साइज ऑफ मेटल आयन। जितना छोटा साइज होगा, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आ जाएगा या आयनिक साइज, अच्छे से लिख दूँ मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयनिक साइज ऑफ मेटल आयन। कि जितना छोटा मेटल आयन होगा उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से देखें कि स्कैंडियम H2O, या यहाँ से लेना बल्कि टाइटेनियम से, कि टाइटेनियम H2O होल 6+2, तो इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बेरिलियम H2O होल 6+2, इससे ज़्यादा क्रोमियम H2O होल 6+2, इससे ज़्यादा हो जाएगा मैग्नीज H2O होल 6+2, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा CH4L का 2+ के साथ, फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा COH2O होल 6+2, CuH2O होल 6+2 और ZnH2O होल 6+2। क्योंकि जैसे जैसे कैटाइन का साइज डिक्रीज होगा तो इसको बोलते हैं इरविंग विलियम सीरीज, ठीक है। ये है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि जितना ज़्यादा मतलब न्यूक्लियर चार्ज, ये छोटा साइज कॉम्प्लेक्स, उतने ही क्या बनते हैं बच्चों, स्टेबल बनते हैं। तो ये है मेटल साइज, ठीक है, आयन का साइज का इफेक्ट हो गया। जो चौथा फैक्टर है ना, और वो है कीलेट इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीलेट इफेक्ट। अपन ने पढ़ा है कीलेट लिगेंड्स, मतलब जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है जिनकी डेंटिसिटी ज़्यादा होती है एक से, तो वो मेटल आयन से कई जगह से जुड़ जाते हैं सिंगल लिगेंड, और ऐसे में बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाने के कारण कीलेट कॉम्प्लेक्स जो है मोर स्टेबल देन, ठीक है, नॉर्मल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, और इसीलिए इसी को बोला गया है कीलेट इफेक्ट। मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स विद, या कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, कॉम्प्लेक्सेस विद, ठीक है, कीलेट लिगेंड्स और more thermally stable than complexes with monodentate ligands. It is called chelate effect. बात समझ गए ना, कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जो कीलेट के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मोनोडेंटेट लिगैंड के साथ बने कॉम्प्लेक्स से कहीं ज़्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं। इसको बोला गया है कीलेट इफेक्ट। और अब मैं यहाँ बता दूँ कि स्टेबिलिटी कैसे पहचानोगे, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स, जितनी ज़्यादा बने एक, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन कीलेट रिंग, ठीक है, या फिर आ जाते हैं नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब है डबल बॉन्ड इन कीलेट रिंग, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कीलेट रिंग होंगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम कीलेट रिंग में होंगे, जितना ज़्यादा अनसैचुरेट होगी रिंग,
उतने ही स्टेबल क्या बनते हैं बच्चों, कीलेट कॉम्प्लेक्स। देखो जैसे ये है CO, ठीक है, और ऑक्सलेट होल थ्राइस 3 है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि ऑक्सलेट ग्रुप ये होता है ऐसे, और ये कुल मिला के ऐसे कितने जुड़े हैं, 3। तो ये जो रिंग दिख रही है ना आपको, ये वाली, इसको तो बोलते हैं कीलेट रिंग। ऐसी 3 रिंग है ना। और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसे हम बोलेंगे क्या, कीलेट कॉम्प्लेक्स। इस रिंग में टोटल अगर एटम्स देखो आप, एटम्स ऑफ रिंग, तो वो कितने हैं, 5। 4 का 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 मेटल। लेकिन अगर हम बात करें COACAC होल थ्राइस 0, तो यहां देखोगे आप कि यहां पर जो ये जुड़ा हुआ है AC ग्रुप, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, O, और ये क्या है CH3S। तो यहां पर ये ऐसी 3 रिंग जुड़ी है ना। तो ये देखो आप, एक तो अनसैचुरेटेड, तो यहां पर जो कीलेट रिंग है, कीलेट रिंग, ठीक है, इसमें कितने एटम है, 6 एटम्स, हेट्रो एटमिक रिंग है, ठीक है। अनसैचुरेशन की बात करें तो वो 2 हैं, डबल बॉन्ड, रिंग तो 3 है। तो इस तरह से जितने ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेट रिंग ज़्यादा हो, तो क्लेट रिंग तो दोनों में 3 3 है। नंबर ऑफ एटम्स क्लेट में, तो पहले वाले में आप देख रहे हैं 4 5 थे, दूसरे वाले में 6 दिख रहे हैं। पहले में कोई अनसेचुरेशन नहीं है रिंग में, मतलब जो है ये C डबल बॉन्ड थोड़ी रिंग में आएगा, ये इस तरह से। तो रिंग अनसेचुरेशन, नंबर ऑफ अनसेचुरेशन इन क्लेट रिंग। तो इस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि जो AC है होल थ्राइस मोर स्टेबल देन COOX होल थ्राइस 2 इस तरह से है। एसिटिलेट रिंग का जैसे लिखा है COH2O, या अमोनिया ले लें हम, CONH3 होल 6 है ना, +3। इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा CONH3 का होल 4EN, क्योंकि एक EN जुड़ेगा तो 2 बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया +3। इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा CONH3 का होल ट्वाइस, EN का होल ट्वाइस +3। और इससे ज़्यादा स्टेबल होगा COEN होल थ्राइस +3, क्योंकि यहाँ 3 प्लेट रिंग है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो नंबर ऑफ क्लेट रिंग्स, अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ एटम इन क्लेट रिंग। तो इस तरह से जो है वो स्टेबिलिटी होती है। और ये बता दूं, कई बार पूछ लिया जाता है क्लेट रिंग कितनी होंगी, तो नंबर, ठीक है, ऑफ क्लेट रिंग इक्वल्स टू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिगैंड -1। जैसे किसी की डेंसिटी 2 है तो 1 आएगी, 3 है तो 2 आएगी, है ना। जैसे मैं कहूँ कि EDTA में कीलेट रिंग कितनी बनेगी, ठीक है, तो वो हो जाएगी 6 - 1, मतलब कितनी बनेगी, 5। आप देख लेना, आपको 5 मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें कीलेट में। अब आता है कि स्टेबिलिटी, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी और कीलेट, इसका रीजन क्या है कीलेट की स्टेबिलिटी का, है ना, कि कीलेट ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। तो पहला जो दिया गया बच्चों वो है बॉन्डिंग पैटर्न। बॉन्डिंग पैटर्न का मतलब ये हुआ कि जो कीलेट रिंग है, सिंगल कीलेट रिंग की अगर एक की बात करूं मैं, कि जो सिंगल कीलेट जो लिगैंड है, कीलेट
ligand bonded with metal ion by two or more donor atoms। समझ गए। और इसी के कारण जो है which increase bonding energy of chelate ring means dissociation energy of ligand। कि एक ही लिगैंड मेटल से कई जगह से जुड़ जाता है, 2 जगह से, 3 जगह से, वो उस डेंसिटी पे डिपेंड करता है और इसके कारण इसकी बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ जाती है जिससे डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा हो। तो एक तो ये रीजन है बॉन्डिंग पैटर्न का। और दूसरा जो दिया गया है वो है एंट्रोपी चेंज, है ना। तो अगर आप देखें कि जो कीलेट कॉम्प्लेक्स है, कीलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है अकम्पनीड ठीक है, अकम्पनीड विद ठीक है इंक्रीज entropy which also increase stability of complex। कि जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे मैं कहूँ कि COH2O होल 6 ये है हाइड्रेटेड कोबाल्टाइन और मान लो यहाँ पर 3ENI तो ये बन गया COEN का होल थ्राइस 3 प्लस 6H2। तो यहाँ देखो आप, अगर मैं कहूँ ये पार्टिकल्स कितने हैं तो आपने लिखा 4 और यहाँ चले जाओ तो अब देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हो गए 7। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस है वो क्या हो गया बच्चों पॉजिटिव। और हम जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस में अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो सिस्टम अपने आप को ज़्यादा क्या बनाता है स्टेबल। तो ये इसका दूसरा रीजन है। तो ये 2 रीजन के कारण ही कीलेट कॉम्प्लेक्स कहीं ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से। और चौथा जो अगला फैक्टर है हमारा ठीक है और 5वां का है कि ये 5वां फैक्टर हमारा है और ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी तो मेटल आयन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो लिगैंड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन ज़्यादा स्टेबल बनते हैं। जैसे अभी आपने देखा एक कॉम्प्लेक्स ही देख लो आप यहाँ पर कि FeCN होल 6 3 माइनस और FeCN होल 6 4 माइनस, यहाँ 3 प्लस स्टेट है, यहाँ 2। अभी आपने देखा था Ks इसका जो था कितना ज़्यादा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट में, मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि ये देखो आप 7.6 इंटू 40 10 की पावर 43 और ये है 1.8 इंटू 10 की पावर 6 नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप कि ऑक्सीजन का जो है 7.69 इंटू 10 की पावर 43 और ये है 1.8 इंटू 10 की पावर 6। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों स्टेबल है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन में लिगैंड उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा मेटल की तरफ और उतना ही स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा। और एक और फैक्टर लास्ट बचता है
और वो है, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन। तो ध्यान रखें कि जो स्टेबिलिटी है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन डिफरेंट सीरीज, इन, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट सीरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी n माइनस वन डी, ऐसे ध्यान रखें, n माइनस वन डी ऑर्बिटल। मतलब जितना ज़्यादा डी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा। इसका मतलब है कि अगर हम नीचे की तरफ चलें, है ना, कि एक ही ग्रुप में, जैसे कि यहाँ पर देखो ये लिखा है CONH3 होल 6 प्लस 3, ठीक है, RHNH3 होल 6 प्लस 3 और IRNH3 होल 6 प्लस 3, ठीक है। यहाँ अगर डेल्टा ओ देखें, तीनों के डेल्टा ओ को कंपेयर करें तो ये वैल्यू है 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये 0 है 39,000 सेंटीमीटर इनवर्स और ये है 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखते हैं ये 3D सीरीज में आता है, ये 4D सीरीज में आएगा, सेम ग्रुप है ये, और 5D सीरीज। तो सबसे स्टेबल कौन होता है? देखो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहा है। तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं लगातार सीरीज में नीचे की तरफ बढ़ रही है। ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं लेकिन सीरीज अलग अलग है, तो ऊपर से नीचे जाने पर अपन ने पढ़ा है अभी CFSC बढ़ता है, पहले से की अपेक्षा दूसरे का 1.5 टाइम्स हो जाता है, उससे ज़्यादा, और सेकंड से थर्ड में 25% बढ़ जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी मेटल आयन की आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इफेक्टेड करते हैं। बात क्लियर है अच्छी तरह से? ये है, तो ये थी थर्मल स्टेबिलिटी। एक चीज और बता दूं, ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब या हम ये कहें कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक स्टेबिलिटी, कौन सी स्टेबिलिटी यहाँ पर दी गई है? काइनेटिक स्टेबिलिटी। कि काइनेटिक स्टेबिलिटी के अनुसार जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब उनमें जो है लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पाई जाती हैं, तो कौन जल्दी लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, इसके बेस पर जो है कॉम्प्लेक्स के टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। और इनमें से एक तो फर्स्ट जो है वो है इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले क्या है? इनर्ट कॉम्प्लेक्स या इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट गिव लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो है ये ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं कि कॉम्प्लेक्सेस विच, ठीक है, डू नॉट गिव ligand substitution reactions, कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो लिगैंड के साथ काम जो है इजीली, कि जो लिगैंड के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं लेते, जैसे कि कीलेट कॉम्प्लेक्स है। अगर हम En होल थ्राइस प्लस 3 है और आप यहाँ 6 अमोनिया एंटर कराएंगे तो नो रिएक्शन। ध्यान रखें कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड ऑलरेडी जुड़ा है, मतलब अगर यहाँ पर Ml होल 6 ये 1 है और यहाँ 6Li
तो ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो नो रिएक्शन। मतलब है स्ट्रॉन्ग लिगैंड को वीक लिगैंड सब्स्टिट्यूट नहीं करता, ये क्या हो जाएगा, वीक लिगैंड, इस तरह से। तो उनमें आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जब यहाँ पर ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। एक तो इतना पहचान है तो ये, और बाकी और दूसरा रीजन दिया गया है कि एक है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो। ये पॉइंट याद रखना है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस with D3 to D6 configuration, ठीक है, in n-1d ऑर्बिटल्स, ठीक है, शो इनर्ट नेचर। वो क्या शो करते हैं, इनर्ट नेचर, बिकॉज दे डू नॉट coordinate with incoming ligands during reaction due to absence of weakened d orbitals, कि ऐसे कोई भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिनमें D3 से D6 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो, वो इनमें ये नेचर मिलता है, नेचर शो करते हैं, क्योंकि उनमें इस तरह से वीकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं हो, है ना। जैसे मान लो ये लिखा है क्रोमियम H2O होल 6 3+, या मैग्नीज H2O होल 6 3+, या कोबाल्ट अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है 3+, या FeCN होल 6 3-, इस तरह से ये सब क्या है बच्चों, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो इनमें कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये इस तरह से कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं देते। अब हम आते हैं दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है ना, और वो है लिवाइल कॉम्प्लेक्स, लिवाइल कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सेस। तो ये वो हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस विच आर गिव इजीली लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हम ये कहेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस विच, ठीक है, और गिव इजीली लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो बहुत आसानी से क्या करते हैं, तो जैसे स्कैंडियम, और यहाँ लिखा है H2O होल 6 और +6NH3, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी HC H2O होल 6 की जगह अमोनिया आ जाएगा, NH3 होल 6 +3 और प्लस यहाँ से निकल गए 6H। मतलब जो लिगैंड को हटाए और खुद आके एंटर कर जाए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में मिलता है। जैसे यहाँ ध्यान रखना है कि लो, ठीक है, स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विद D1 to D3, D1 D2 D2, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन गिव, ठीक है, या शो लिवाइल नेचर ड्यू टू presence of vacant n-1d orbitals which easily, या यहाँ ऐसे बल्कि रख दूँ मैं 0 to 2, easily coordinate with, ठीक है, इनकमिंग लिगैंड।
जो इनकमिंग लिगेंड है उसके साथ बहुत इजीली कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो वो है, और एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लेवाइल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन में तो दो कंडीशन बता दी है कि अगर D3 to D6 है तब तो वो इनर्ट, और D में एक भी ऑर्बिटल अंदर खाली हो गई तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, लिवाइल हो जाएगा। और जितने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं वो तो लिवाइल ही होते हैं, वो बहुत इजीली लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो ये था हमारा आज कॉम्प्लेक्स के बारे में, पूरा स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ तक बहुत क्लियर ढंग से बता दिया मैंने। अब इसमें जो भी बचा है मैटर, और वो आएगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स और मेटल कार्बोनाइल। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।